बच्चों, आज मैं बात करूंगा आपसे व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 के पाठ 7 कंपनी निर्माण के दूसरे बिंदु, कंपनी निर्माण हेतु आवश्यक प्रलेखों पर। आज इस बिंदु के अंतर्गत हम आवश्यक प्रलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही प्रवर्तकों के स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं कंपनी निर्माण हेतु आवश्यक प्रलेख। कंपनी निर्माण हेतु प्रवर्तकों द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवश्यक प्रलेख निम्नानुसार है। पिछले वीडियो में देखा था हमने कि प्रवर्तक कौन कौन से आवश्यक प्रलेख इकट्ठे करता है। अब उन आवश्यक प्रलेखों को हम विस्तार से यहां देख रहे हैं बच्चों। तो हमने पहला देखा था संस्थापक प्रलेख, और हमने बात की थी इसे हम सीमा नियम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सीमा नियम कहते हैं बच्चों। कंपनी का प्रमुख प्रलेख आधारभूत प्रलेख या संस्थापन प्रलेख होता है। इसका एक नाम और है आधारभूत प्रलेख। यह आधारभूत प्रलेख है, संस्थापन प्रलेख भी है। इन प्रलेखों पर सार्वजनिक कंपनी होने पर 7 व्यक्तियों व प्राइवेट कंपनी होने पर 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो ये प्रलेख तैयार किए जाते हैं, इन पे सार्वजनिक कंपनी होने पर, सार्वजनिक कंपनी होने की स्थिति में 7 और निजी कंपनी होने की स्थिति में 2 व्यक्तियों के साइन, हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रलेख कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। कानूनन कोई भी कंपनी संस्था के संस्थापन प्रलेख से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती। बच्चों, यह बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना। यह कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर चलाई जाएगी, किन उद्देश्यों को लेकर खोली जा रही है, यह उन्हें प्रमाणित करता है, परिभाषित करता है। कानून की दृष्टि में कोई भी कंपनी संस्था के संस्थापन प्रलेख से हटकर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार संस्थापन प्रलेख से अभिप्राय एक कंपनी के ऐसे संस्थापन प्रलेख से है जो इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया हो अथवा समय समय पर संशोधित किया गया हो। जो कि किसी भी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया हो या जिसे समय समय पर संशोधित किया गया हो, ऐसा प्रलेख संस्थापन प्रलेख होता है। संस्थापन प्रलेख के प्रमुख भाग। अब बात आती है संस्थापन प्रलेख में कौन कौन सी बातें होती हैं। पहली बात, नामखंड। इस धारा में कंपनी का नाम दिया होता है जिसका अनुमोदन रजिस्ट्रार से पहले ही करवा लिया जाता है। इसमें कंपनी का वह नाम होता है जिसका रजिस्ट्रार से हमने पहले ही अनुमोदन करवा लिया था। और किस राज्य के रजिस्ट्रार से करवाया था बच्चों? जिस राज्य में इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। दूसरा है पंजीकृत कार्यालय खंड। इसका भी संस्थापन प्रलेख में उल्लेख होता है। इस धारा में उस राज्य का नाम दिया जाता है जिसमें कंपनी का प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय होगा, जिसके बारे में कंपनी के समामेलन के 30 दिन के भीतर ही इसे कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना होता है। और उस पंजीकृत कार्यालय के बारे में 30 दिन के भीतर, समामेलन के 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, उद्देश्य खंड। यह खंड सबसे महत्वपूर्ण धारा है। कंपनी इसमें अंकित उद्देश्यों से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती। देखिए, इसे आप ध्यान से देखिए। कंपनी इसमें अंकित उद्देश्यों से हटकर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। उन उद्देश्यों के तहत ही कंपनी को कार्य करना होगा। मुख्य उद्देश्य, इसमें उन उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनको लेकर कंपनी का निर्माण किया गया है। जो उद्देश्य लेकर कंपनी बनाई जा रही है, उन उद्देश्यों को इसमें लिखा जाता है। कोई भी कार्य जो कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, न्याय युक्त माना जाएगा। कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्य न्याय संगत माने जाते हैं। ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। इन मुख्य उद्देश्यों से अलग हटकर कोई भी कंपनी कार्य नहीं कर सकती।
दूसरा है अन्य उद्देश्य। जिन उद्देश्यों को प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं किया गया है वे अन्य उद्देश्य कहलाते हैं। कंपनी चाहती है कि इस उपखंड में सम्मिलित कार्यों को करे तो उसे या तो विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा अथवा साधारण प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय सरकार से अनुमोदन कराना होगा। देखिए, या तो वह विशेष प्रस्ताव पारित करे या फिर साधारण प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से उसका अनुमोदन कराए। ऐसे कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। आइए देखें, अगला बिंदु है दायित्व खंड। यह भी सीमा नियमों में अंकित होता है। यह खंड सदस्यों की देयता को उनके स्वामित्व के अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित करती है। देखिए, स्वामित्व का दायित्व क्या है? स्वामी का दायित्व क्या है? स्वामी का दायित्व होता है अंशों पर अदत्त राशि। अदत्त राशि वह राशि होती है जो कि चुकाई नहीं गई हो। मान लीजिए अंश 100 रुपए के हैं और प्रारंभ में कंपनी ने किसी भी अंशधारी से 60 रुपए ले लिए हैं। 100 रुपए में से कितने प्राप्त किए हैं? 60 रुपए। बाकी कितने बच्चे बच्चों? 40 रुपए। यह अदत्त राशि कहलाती है। यह क्या कहलाती है? अदत्त राशि, जो अभी अंशधारी द्वारा कंपनी को देनी शेष है। तो इसका उल्लेख दायित्व खंड में होता है। अगला है पूंजी खंड। इस धारा में उस अधिकतम पूंजी का वर्णन किया जाता है जिसे अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत होगी। वह राशि जिसको अंशों के निर्गमन द्वारा कंपनी जुटाएगी उसका उल्लेख इसमें होता है। प्रस्तावित कंपनी की अधिकृत पूंजी को एवं निर्धारित अंकित मूल्य को कितने अंशों में विभक्त किया गया है का इस धारा में वर्णन किया जाता है। देखिए, अधिकृत पूंजी, जो भी कंपनी की प्रस्तावित अधिकृत पूंजी है उसको और निर्धारित अंकित मूल्य को अंशों में कितने अंशों में विभक्त किया गया है उसका उल्लेख भी इसके अंतर्गत किया जाता है। एक कंपनी के संस्थापन प्रलेख अनुसूची 1 की सारणी ए बी सी डी और ई में विशिष्टीकृत किए गए प्रारूप में होने चाहिए जो ऐसी कंपनियों के अनुरूप हों। देखिए, अनुसूची 1 की सारणी ए बी सी डी ई में उन कंपनियों के बारे में बताया गया है जिनके लिए अलग अलग ये प्रारूप दिए गए हैं। जैसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी, इस प्रकार के सीमित दायित्व वाली कंपनी, इस प्रकार की कंपनियों का उसमें उल्लेख है और उसी के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं। इन्हीं प्रारूपों में संस्थापन प्रलेख तैयार किया जाता है। अब अगला देखते हैं बच्चों, कंपनी के अंतर नियम। कंपनी के अंतर नियम। कंपनी के अंतर नियम में कंपनी के आंतरिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियम दिए होते हैं। कौन से नियम? जो आंतरिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियम हो। जैसे किसी फर्म में निदेशक क्या है, उसके प्रबंध निदेशक कौन होंगे, अंशों का बंटवारा कैसे होगा, अंशों का हरण कैसे होगा, फर्म का समापन कैसे होगा, इस तरीके की कई बातें इसके अंतर्गत दर्ज होती है। यह नियम कंपनी के संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम होते हैं और यह संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम हैं। वह संस्थापन प्रलेख में वर्णित किसी भी व्यवस्था के न तो विरोध में होंगे और न ही उनसे ऊपर होंगे। ये नियम संस्थापन प्रलेख में दर्ज व्यवस्था के विरोध में नहीं हो सकते और न ही उनसे ऊपर होंगे। ये उनके सहायक नियम होते हैं। उन संस्थापन प्रलेख में दर्ज बातों की सहायता के लिए ये नियम बनाए जाते हैं। एक कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की सारणी एफ जी एच आई तथा जे में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। जैसे संस्थापन प्रलेख ए बी सी डी ई प्रारूप में थे उसी अनुरूप ये एफ जी एच आई जे प्रारूपों में होते हैं जो संबंधित कंपनियों के अनुरूप हों।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के अनुसार एक कंपनी के पार्षद अंतर्नियम वह है जो इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाए गए हों अथवा समय समय पर संशोधित किए गए हों। प्रस्तावित निदेशकों की सहमति, यह भी एक आवश्यक प्रलेख है। कंपनी प्रत्येक मनोनीत निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की वे निदेशक के पद पर कार्य करने एवं अंतर नियमों में वर्णित योग्यता अंश खरीदने एवं उनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं, करते हुए लिखित में सहमति लेना। इसके अंतर्गत जो निदेशक जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उद्देश्य खंड पर हस्ताक्षर किए थे, उन निदेशकों से अंतर नियमों में वर्णित योग्यता अंश और निदेशक के पद पर कार्य करने और अंशों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, इसका लिखित सहमति इसके अंतर्गत ली जाती है। अगला समझौता, यह एक आवश्यक प्रलेख है। रजिस्ट्रार को दिया जाने वाला एक प्रलेख है जिसमें कंपनी द्वारा प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति के साथ उसे प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या फिर प्रबंधक की नियुक्ति के लिए समझौता होता है। कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी को प्रबंध निदेशक बनाया जाना, पूर्णकालिक निदेशक बनाना या प्रबंधक की नियुक्ति से संबंधित जो भी समझौता होता है वो इसके अंतर्गत दर्ज होता है। वैधानिक घोषणा, रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा की पंजीयन से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है भी जमा करानी होती है कि हमने इस कंपनी के संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताएं, सभी वैधानिक आवश्यकताओं को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, उसकी पूर्ति कर ली है, यह घोषणा भी जमा करानी होती है। इस घोषणा पर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी सचिव तथा अंतर नियमों में नामित निदेशक प्रबंधक, सीए अथवा कंपनी सचिव हो हस्ताक्षर कर सकता है। कंपनी सचिव साइन कर सकता है या अंतर नियमों में नामित निर्देशक प्रबंधक, कोई भी सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, ये उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। फीस भुगतान की रसीद, कंपनी के पंजीयन के लिए आवश्यक फीस भी जमा कराई जाती है। इस फीस की राशि कंपनी की अधिकृत पूंजी पर निर्भर करेगी। पंजीयन के लिए निर्धारित फीस क्या होगी, यह अधिकृत पूंजी पर निर्भर होता है। अगला है प्रवर्तकों की स्थिति। प्रवर्तकों की कंपनी में क्या स्थिति होती है, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। प्रवर्तक कंपनी को पंजीकृत कराने एवं उसे व्यापार प्रारंभ करने की स्थिति तक लाने के लिए विभिन्न कार्यों को करता है, लेकिन न तो वह कंपनी के एजेंट हैं और न ही उसके ट्रस्टी हैं। देखो, प्रवर्तक क्या करता है, कंपनी को पंजीकृत कराने के लिए वो आवश्यक प्रलेख इकट्ठे करता है, वो व्यापार प्रारंभ करने की स्थिति तक उसे ले जाता है और कई प्रकार के कार्य उसे करने पड़ते हैं। वो संभाव्यता को देखता है, वो आवश्यक प्रलेख तैयार करता है, वो प्रवर्तकों में से निदेशक तैयार करता है। इस प्रकार के कार्य उसे करने होते हैं। वह कंपनी के एजेंट तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कंपनी का समामेलन अभी होना है। समामेलन चूंकि कंपनी का नहीं हुआ है, इसलिए प्रवर्तकों को एजेंट नहीं कहा जा सकता। प्रवर्तक उन सभी समामेलन से पूर्व के समझौतों के लिए उत्तरदायी होंगे जिनको कंपनी समामेलन के पश्चात मान्यता नहीं दी गई है। यदि प्रवर्तक ने समामेलन से पूर्व कोई समझौते कर रखे हैं तो ऐसी स्थिति में समामेलन के पश्चात कंपनी यदि मान्यता नहीं देती है तो उन समझौतों के लिए पूर्णतया प्रवर्तक उत्तरदायी होता है। प्रवर्तक को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी नहीं होते। कंपनी के प्रवर्तकों की स्थिति एक न्यासी की होती है। कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं वो एक न्यासी की तरह कार्य करते हैं। उन्हें गुप्त रूप से लाभ नहीं कमाना चाहिए। यदि वे इसको स्पष्ट नहीं करते हैं तो कंपनी प्रथमविदों को रद्द कर सकती है, समझौतों को रद्द कर सकती है एवं प्रवर्तकों को भुगतान किए गए क्रय मूल्य को वसूल कर सकती है।
देखिए, यदि प्रवर्तक गुप्त लाभ कमा लेता है, कंपनी को बिना सूचना दिए पहले उसने कोई गुप्त लाभ कमा रखा है और उसकी सूचना कंपनी को नहीं दी है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी उसके द्वारा किए गए प्रसंविदों को रद्द कर सकती है और उन्हें भुगतान किए गए क्रय मूल्य को भी वसूल सकती है। महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने से यदि कोई हानि होती है तो कंपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है। कोई सूचना छिपाने पर होने वाली हानि के लिए भी कंपनी प्रवर्तक पर दावा कर सकती है। प्रवर्तक कंपनी के प्रवर्तन पर व्यय को प्राप्त करने का कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते। उनके द्वारा कंपनी के प्रवर्तन पर किए गए खर्च को प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक किसी भी प्रकार से दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। कंपनी चाहे तो पूर्व में किए गए व्ययों का भुगतान कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो उनके द्वारा प्रवर्तकों के द्वारा किए गए व्यय का भुगतान किया जा सकता है। उनकी सेवाओं के बदले एक मुश्त राशि अथवा कमीशन का भुगतान कर सकती है। यदि कंपनी चाहे तो प्रवर्तकों की सेवाओं के बदले उन्हें एक मुश्त राशि प्रदान कर सकती है या कमीशन का भुगतान भी उन्हें किया जा सकता है। कंपनी उन्हें ऋण पत्रों का आवंटन कर सकती है या फिर भविष्य में प्रतिभूतियों के क्रय की सुविधा दे सकती है। कंपनी चाहे तो उन्हें अपने ऋण पत्रों का आवंटन कर सकती है, उनसे जो राशि प्राप्त हुई है उसके बदले ऋण पत्र जारी कर सकती है, या फिर भविष्य में प्रतिभूतियों के क्रय की सुविधा उन्हें प्रदान कर सकती है। यह कंपनी उनके लिए कार्य कर सकती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कंपनी निर्माण के लिए प्रवर्तन के अंतर्गत आवश्यक प्रलेख जो कि कंपनी रजिस्ट्रार को जमा कराए जाते हैं। साथ ही हमने देखा प्रवर्तकों की कंपनी निर्माण के बाद क्या स्थिति होती है, इस स्थिति को हमने जाना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।